हेलो 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 हेलो। तो बढ़िया है, आज हमें वीडियो भी दिख रही है, चैट भी दिख रही है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल एज नीट लेवल की बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। जल्दी से आ जाओ। हाँ, कल का दिन यूटिलाइज किया क्या? कल संडे को आपकी छुट्टी थी, यूटिलाइज हुआ क्या कल का दिन? बढ़िया तरीके से किया कि यूटिलाइज? पहले तो वो बताओ। वेस्टेड? कोई बात नहीं, वेस्ट हो जाता है, बट अगली बार से थोड़ा सा मतलब ट्राई करिए कि वेस्ट ना हो, है ना? तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, मैं सोचता कुछ हूँ, है ना, होता ही नहीं है वो चीज़ कवर करी, है ना? कोई बात नहीं है, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, अब हम चल सकते हैं बढ़िया तरीके से। कोई बात नहीं, मतलब आप अगली बार से क्या करिए, अगली बार से आप एक प्लान बना लो। प्लान मतलब इन द सेंस थोड़ा मतलब हो कि बढ़िया, मतलब जैसे मान लो आप क्लास देखते हो रोज कितने घंटे, 3 घंटे मान लो आप लगातार क्लास देख रहे हो रोज, है ना? उस दिन भी आप 3 घंटे क्लास देखो, साथ साथ में कुछ और काम भी करो। साथ साथ में क्लास देखने समय नहीं, किसी और टाइम, मतलब क्लास देखने के अलावा आप कोई टाइम निकाल लो, बस यही है, और क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर। एक लिख रहा है, बहुत बढ़िया गया, बढ़िया है, मतलब बढ़िया जाना चाहिए यार, है ना? और आज मैं आपको बता दूं कि आपको पीछे से कई सारी आवाजें आ सकती हैं, क्योंकि घर पे कोई आया हुआ है। मैं अंदर देखो कमरे में लॉक करके है लाइव। चलिए, चलिए, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ नीट लेवल कवर कर रहे हैं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री, एंड जिसमें हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज खत्म करना है। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड डीपीपी सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यूज सेपरेटली। जैसे मैंने बायोलॉजी का डीपीपी सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर लिया, अभी अपलोड नहीं किया, अभी इस लेक्चर से पहले है, मतलब इस लेक्चर से थोड़ा सा पहले ही हमने रिकॉर्ड किया है ना? तो ये क्या है, लेक्चर नंबर 4 है सॉल्यूशंस चैप्टर का, और आज आपको इस चैप्टर की डीपीपी नंबर 2 मिल जाएगी, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया। डीपीपी 2 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू डीपीपी नंबर 1। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट, आई एम कमिंग विद इन अ मिनट, एक मिनट वीडियोस। अच्छा नहीं, यहीं पे है, ठीक है। हाँ, यहीं पे है, एक मिनट बस। हाँ, तब तक आप अपना हाल चाल वगैरह सब लिख दो, मतलब कमेंट में बढ़िया तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। हो दिल है कि मानता नहीं। हाँ, तो डीपीपी कहाँ गई यार? डीपीपी नहीं डाली क्या अभी हमने? डीपीपी 1 नहीं डाली उसमें, इसमें मतलब टेलीग्राम पे आई नहीं क्या अभी डीपीपी 1? यार मैंने डाली हुई है। हाँ, लेक्चर 3 के बाद डाल दी थी गलती से, ये देखो, ये आपकी डीपीपी 1 है, पर ये थोड़ी ऐसी आई है। अरे यार दिख नहीं रही, एक मिनट। हाँ देखो, ये ऐसे है ना, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन है ना, साथ में नीचे आंसर है। पर अब से आपका थोड़ा सा मैंने अच्छे तरीके से कर दिया, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो वो आपके लिए एक मतलब अपडेट कह लो या कुछ खुशखबरी कह लो। ठीक है, तो डीपीपी 1 में तो 10 ही क्वेश्चन थे, पर डीपीपी 2 बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया, तो डीपीपी 2 में मतलब कितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डीपीपी 2 जो है उसमें आपके हैं नियरली 17 क्वेश्चन हैं। अब देखो 17 क्वेश्चन क्यों होंगे ज्यादा, इतने क्वेश्चन? बिकॉज 17 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा है। 17 क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसमें जेई लेवल के भी हैं, नीट लेवल के भी हैं, जेई के पीवाई क्यूज भी डाले हैं, नीट के पीवाई क्यूज भी। ऐसा भी हो सकता है कोई जेई का पीवाई क्यू नीट में आ जाए, कोई नीट का पीवाई क्यू जेई में आ जाए, ऐसा होता है और हो भी सकता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ 2016 17 18 में कुछ आई इरोडोव के क्वेश्चन भी थे फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या कर रहे थे उसके ऊपर आते हैं वापस। हाँ देखो, तो बच्चे कहते हैं फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं, कोई नहीं, पढ़ा भी तो रहे हैं यार। देखो सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन लेक्चर वो आज खत्म कर देंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, एस 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 क्यू आपको कितने दे दिए हैं? एस क्यू आपको कितने दे दिए गए, जल्दी से लिखो कमेंट में। एस क्यू आपको कितने दे दिए गए हैं, जल्दी से लिखो चैट में, जल्दी आ जाए। एस क्यू नंबर कितना है और कितने हम कर चुके हैं एस क्यू कवर? अरे जल्दी लिख दो यार, एस क्यूब कितने कवर हो चुके हैं? एक लिख रहा है 6, एक 7 आ रहा है। भैया आपको खुद को नहीं पता कितने हो गए हैं?
1.8 लिख रहा है यार, मतलब आपको नहीं बताया कितने एसक्यू हमने कर लिए? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक 5 लिख रहा है भाई, आप मेरे ख्याल से अभी दूसरे तीसरे लेक्चर पे हो, है ना? चार एस क्यूब तो हमने फर्स्ट लेक्चर में दे दिए थे। हाँ, तो एस क्यूब नंबर 8 था पिछली बार, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशन, जिसमें से मैंने आपको एक ही बोला था आपको लर्न करना है, बाकी आप वो डब्बा मेथड से कर सकते हैं। डब्बा मेथड मतलब जिसमें हम क्या करते थे, ये रिवीजन चल रहा है पिछले लेक्चर का, जिसमें हम क्या करते थे, ऐसे एक डब्बा बना लेते थे, है ना? यहाँ पे लिखते थे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देते थे हम वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। इस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं इन क्वेश्चंस का, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखना पड़ेगा कोई क्वेश्चन बढ़िया सा है, कहाँ है? हाँ, वही जो एक क्वेश्चन जनरल आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या, एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 10% W/W यूरिया, पिछली बार किया था ना ये वाला, तो हमने 10% W/W यूरिया, इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 67% W/W H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, 67% वेट बाय वेट, है ना? इसका सॉल्यूशन है, आपको क्या पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, ये मान लो आपको दिया डेंसिटी 1.8 है, सल्फ्यूरिक एसिड की 74.66% है, ठीक है? H2SO4 74.66% है, 74.66% है, डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड मोलैरिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आप इस डब्बा मेथड से कर सकते हैं। यही है क्वेश्चन में, ऑप्शन है, ऑप्शन से ऑप्शन रहने दो, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व आप करोगे खुद, कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। हाँ, एक लिख रहा है 17 पॉइंट क्या, 17.11, 17.11, ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा मेरे को। 12 तो नहीं भाई, 17, अच्छा 13.2, 13.5, 13.7 सही है, 13.7 आएगा। अब मैं आपको मतलब सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि 74.66% है H2O4, दैट मींस H2SO4 74.66 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो बाहर से आपको आवाज आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, पर कोई दिक्कत आपको उसके लिए होनी नहीं चाहिए। इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 74.66 क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास। तो आपको ये दो चीजें मिल गई, है ना? 74.66 एंड 100। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, 100 माइनस 74.66, बिकॉज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो सॉल्यूशन बनता है, तो आप बस इसमें वही चीज लगा लेंगे, है ना? 100 पीछे 9 आ जाएगा, 10 के पीछे 9, 9 10 4 3, 9 minus 4 will be 5, 9 minus 7 25.34, 25.34 ग्राम। ये सारा ग्राम में चल रहा है खेल, ठीक है? वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया है क्या? नहीं। डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। आपसे पूछा क्या, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, यानी मोल ऑफ H2SO4, जो कि आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है, इतना, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4। हाँ देखो, अब सबका आ रहा है 17, 13.71, 13.7 सबका आ रहा है आंसर, ठीक है? 2 32 और ऑक्सीजन 4 है तो 64, ठीक है? 4 5 6 7 8, 6 7 8 9, 98 आ जाएगा, है ना? 98 इसका मोलर मास है, तो 98 से डिवाइड कर दो, इतने मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, ये आपको चाहिए, तो ये आप निकाल नहीं सकते। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम से, वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, दैट विल बी 100 अपॉन 1.8। ये होगा मिलीलीटर में, बिकॉज ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, तो 100 अपॉन 1.8, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? इसको आप पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज ये आपको मिलीलीटर में नहीं लीटर में लेना होता है, ठीक है? तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके सॉल्व कर लोगे। 74.66 अपॉन 98 में इसको एक बार कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करता हूँ। कई बच्चों की शिकायत आती है मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ, मेरी आदत है। आप थोड़ा सा स्पीड को धीरे कर लेना जब आप रिकॉर्डिंग में देखोगे। 74.66 डिवाइडेड बाय 98, 0.761 तो यही है, 0.761 अपॉन 100 अपॉन 1.8, 100 डिवाइडेड बाय 1.8, 55.5
इंटू 1000 है ना, 0.761 डिवाइडेड बाय 55.5 इंटू 1000, 13.71 मोलर। यहाँ तक दिख रहा है क्या, इतने नीचे तक? हाँ दिख रहा है। तो 13.71 मोलर विल बी दी करेक्ट आंसर। एक आपका क्वेश्चन हो गया ये, जो कि हम डब्बा मेथड से सॉल्व करते हैं। एक रिलेशन मैंने आपको बोला था याद करना है, कौन सा रिलेशन था इसके नंबर 8 में? वो वाला, वो क्या था? स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ बी, वेयर बी इज सॉल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट। क्या ये क्लियर है? इस रिलेशन से हमने एक क्वेश्चन किया था पिछली बार कि आयोडीन और बेंजीन का एक मिनट यार, दोबारा लिख लेते हैं। W/W H2SO4, ठीक है, डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड कैपिटल M ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अभी ज्यादा मिटाया नहीं था, याद आ गया कि स्क्रीनशॉट भी खींचना है, तो फोटो खींचनी है। यहाँ पे भी अभी ऑप्शन नहीं आया तो मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है भैया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम इसको मिटा सकते हैं। फिर हमने क्या क्वेश्चन किया था एक बार पिछले लेक्चर में, फाइंड स्मॉल m ऑफ I2 in benzene if chi of I2 is equal to 0.2। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें हमने डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करना था। और देखो I2 क्या है? I2 इज सॉल्वेंट, यानी कि सॉरी I2 इज सॉल्यूट, यानी कि B क्या है? I2 है। तो chi B I2 है, तो यहाँ पे बस आप 0.2 ले लो। chi A 0.8 हो जाएगा। इतना अगर किसी को नहीं पता कि chi A प्लस chi B 1 होता है, तो हमने सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में कवर किया होगा। थर्ड में तो नहीं, सेकंड में कवर किया है शायद। मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, 6 प्लस 12 5 6 प्लस 6 72 78 आ जाएगा, है ना। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, ठीक है। मैं एक बार फिर से साइड हो रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लें, बिकॉज ये क्वेश्चन तो पहले भी आपने किया हुआ है, बट मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि इसको आप यूज कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक मिनट, यहाँ पे मोलर मास ऑफ ए आएगा, है ना, ए आएगा। उधर भी सेम, मतलब ए से ही यहाँ पे जब सॉल्व किया तो ए ही लेके किया है, मतलब बेंजीन का ही लिखा है, बेंजीन सॉल्वेंट था, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में बता दिया, एक बार आपके से मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए एस क्यूब नंबर 9 की तरफ, परंतु उससे पहले हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, टॉपिक के बाद हम एस क्यूब देंगे, ठीक है। हमारे कई चीजें बची हुई, जैसे पीपीएम, हेडिंग डालो पीपीएम। पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। ये इसको अगर मैं बोलूं तो इट इज, मतलब इसका फॉर्मूला देखो, पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि सॉल्यूट का कितना पार्ट 1 मिलियन, हाँ सही है, सॉल्यूट का कितना पार्ट सॉल्यूशन में है, उसको अगर आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें आपको पीपीएम मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं मास परसेंट, है ना, मास परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, या डिवाइड बाय 100 कहते हैं ना, तो मतलब 100 से कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास परसेंट में। इसमें पीपीएम का मतलब है मिलियन से, तो आप मिलियन से मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी फ्रैक्शन को, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 6 होता है ना। तो ये आपके पास हो गया पीपीएम। साथ ही में हम क्या करेंगे, पीपीबी व्हिच इज पार्ट्स पर बिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 9। अब अगर आपको मैं बोलूं कि इसको आपको अलग में देखो, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, पीपीबी को और कैसे लिख सकता हूँ, WB अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 इनटू 10 टू द पावर 3, यानी कि इसको हम कहते हैं पीपीएम। तो ये क्या है? पीपीएम इनटू 10 टू द पावर 3। इज इट करेक्ट और नो? पीपीएम इनटू 10 टू द पावर 3। नोटिफिकेशंस आ रहे हैं,
हमारी बहन हमें पता नहीं क्या क्या भेज रहती है अमेजोन के, है ना, अलग ही उसका है, अपने लिए अलग करना होता है उसमें कि ये लेना है, तो वो मेरे को भेज देती है कि मुझे ये लेना है, जबकि वो ये नहीं कह रही कि तुम ऑर्डर कर दो, है ना, वो क्या कर रही है अपने लिए अलग कर रही है कि मुझे क्या क्या लेना है, वो मैं इसको भेज देती हूँ। अरे भाई कार्ट में डाल दो, चलो अलग अलग लोगों की अलग अलग आदतें, बहना है तो क्या करें, झेलना तो पड़ेगा, है ना, झेलना तो पड़ेगा। देखा गर्लफ्रेंड, बता तो दिया बहन, नोटिफिकेशन सुनते नहीं गर्लफ्रेंड, क्या यार, कहाँ देखा ऐसे शक्ल को मिलती है क्या गर्लफ्रेंड, शक्ल पे तो वैसे चलो जाने की जरूरत ही नहीं होती, दिल चाहिए होता है। हाँ तो ये आपने देखा, और हम इसको अगर और उस तरह से लिखें तो इसको और क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मास बाय मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4, और इसमें अगर हम वही करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास बाय मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 7। यार हट जाओ, बस करो यार, मैसेज आ ही जा रहे हैं, मेरे को वापस लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपने कुछ रिलेशंस देख लिए, ये और ये है आपके पास एस क्यूब नंबर 9, एस क्यूब नंबर 9 है। एक मिनट, यार ठीक है, लिख रही है, इनमें से कोई एक चूज करो, मैं क्या करूं, लेता हूं बाद में, अब नहीं मैं देख रहा हूं। हाँ तो ये आपके पास एसक्यू नंबर 9 है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पीपीएम एंड पीपीएम, हट जाए यार बस कर, मैं ब्लॉक कर दूंगा, पीपीएम एंड पीपीबी के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, अब ये देखो ये ना, तो कितने छोटे ऑर्डर का है ये, है ना, कितने छोटे ऑर्डर का आंसर है। तो पीपीएम और पीपीबी हम कब करते हैं, जब बहुत सारे सॉल्यूशन में बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट हो, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्यूट हो बहुत सारे सॉल्यूशन में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इज 2 ग्राम ऑक्सीजन इन 10 to the power 4 ग्राम वाटर, फाइंड पीपीएम। 2 ग्राम ऑक्सीजन इन 10 to the power 4 ग्राम वाटर, फाइंड पीपीएम, पीपीबी एंड W/W%, ये आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो देखो पीपीएम से शुरू कर लेते हैं पहले, है ना, पीपीएम से हम शुरू कर रहे हैं। पीपीएम कितना आ जाएगा, 2/10 to the power 4 into 10 to the power 6, बिकॉज पीपीएम का हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इससे यहाँ पे 10 to the power 2 आ जाएगा, यानी कि 200 पीपीएम। अगर 200 पार्ट सॉल्यूट है इन मिलियन पार्ट अगर सॉल्यूशन के हैं, तो उसमें से 200 ही पार्ट हैं सॉल्यूट के, है ना। हाँ यही है इसका मतलब यार, इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। हाँ यही है एस क्यूब नंबर 9। इस एस क्यूब नंबर 9 में आप क्या क्या नोट करो, ये नोट करो कि पीपीएम ये होता है, ये दो चीजें नोट करो, पीपीबी का और पीपीबी का, है ना, बस। और ये वाले फॉर्मूले तो डब्बे में लिखे ना, ये आपके एस क्यूब नंबर 9 में है, ठीक है। चलो मैं अलग से लिख दूंगा, आई राइट देम डिफरेंटली मतलब सेपरेटली, डिफरेंटली कह रहा हूँ, ठीक है। तो 200 पीपीएम हो गया। अगर मैं बात करूं W/W%, तो वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, है ना। पीपीएम अगर इसके बराबर है, वी नो दैट पीपीएम इज W/W% इंटू 10 to the power 4, आपको ये चाहिए, इसको उस साइड ले जाओगे, 10 to the power -4 हो जाएगा, तो 200 इंटू 10 to the power -4, ये 2 जीरो से यहाँ पे आएगा 0.02%। देखो मास बाय मास परसेंट कितना कम आया है इसका, बिकॉज ये बहुत कम ऑर्डर का है। और आपको क्या निकालना है, पीपीबी। पीपीबी में कहाँ है, हाँ पीपीबी में आप ये भी यूज कर सकते हो, पीपीएम इंटू 10 to the power 3, यानी कि 200 इंटू 10 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 5 पीपीबी। ये आपके पास एक है, दूसरा है और तीसरा है, ये आपके सारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। अब पीपीएम और पीपीबी ना क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज नहीं होते, मतलब आंसर आपको होते नहीं ना, ये काम मतलब इतने ज्यादा काम इनका नहीं आता, ठीक है। चलिए इसका आप फोटो खींच लो, जल्दी से इसकी फोटो खींच लो, मैं भी थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखो एस क्यूब नंबर 9, अब लिखोगे एस क्यूब नंबर 9। ये चलो पहले नॉर्मेलिटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एस क्यूब ले लूंगी, पहले हम नॉर्मेलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एस क्यूब ले देंगे, ठीक है। चलो
हेडिंग डालोगे नॉर्मेलिटी। देखो फॉर्मेलिटी मैं नहीं करवाऊंगा, नॉर्मेलिटी ही पढ़ाऊंगा। बोले फॉर्मेलिटी नहीं करवाऊंगा, क्या मतलब है ना? फॉर्मेलिटी वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं, एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म होती है फॉर्मेलिटी, तो वो हम नहीं कवर करेंगे, वो सेम होती है मोलैरिटी की तरह। ठीक है, नॉर्मेलिटी में लिखो इट इज द नंबर ऑफ, ये लास्ट है आपका कंसंट्रेशन टर्म, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बोले अच्छा ये यहाँ तक क्लियर नहीं है क्या? कुछ एक लिख रहा है कुछ समझ नहीं आया, क्यों भाई क्या हो गया? बोले कोई छोड़ के चला गया, हमें कुछ समझ नहीं आया क्यों छोड़ के चला गया। बोले मम्मी ने गाल पे चमाट मारा, हमें कुछ समझ नहीं आया क्यों मारा। क्यों समझ नहीं आया वो तो बताओ, है कमेंट में लिख देना। देखो कमेंट में कुछ भी लिखो। हाँ मतलब अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो थोड़ा सभ्य रह के लिखो, है ना? बिकॉज अगर आप नॉर्मल भी लिख रहे हो, मतलब कुछ भी गाली गलौज करके भी लिख रहे हो, मैं उसको हटाऊंगा नहीं, बिकॉज वो आपकी परवरिश को दिखाता है ना? परवरिश का मतलब ये होता है, ना कि पूजा भट्ट जो कह रही थी। ठीक है, मतलब क्या है, परवरिश होती है वो जो दिखाए कि आप कहाँ से हो, आप कैसे हो। अब जो कोई जी जी मैम मैम करके बात कर रहा है तो वो तो उसकी परवरिश तो आप सबको दिख ही रही है ना, बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जो लिखेगा ये इतना गंदा है, अरे ऐसा वैसा वैसा ऐसा है, तो उसकी परवरिश आपको पता चलेगी फिर कहाँ से हो, है? सबको पता चल जाएगा कि उसके घर में कैसे वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कई बच्चे अगर गालियां लिख रहे हैं तो उनके घर में गालियां यूज हो रही है ना? या तो उनके पिताश्री उनकी माताश्री को दे रहे हैं, उनके माताश्री पिताश्री को, या वो आपस में भाई बहन को दे के निपट जाते हैं। ठीक है, चलिए इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लिखा है मिस्टेक, वाह भाई क्या मिस्टेक होगी इसमें? सही नहीं है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ भी नहीं। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं? थैंक्स। देखो आग बना रहे हैं कितने अच्छे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे तो नहीं, मतलब कुछ भाई मेरे तो ऐसे हैं जैसे आग लगा देंगे, हैं? मतलब बढ़िया आपको लग रहा है ना यार, बस यही होना चाहिए। देखो ये लेक्चर 4 है, आपको मतलब एक वीक में, मतलब एक वीक का टेंटेटिव आप शेड्यूल मान लो कि आपको अब एक लेक्चर प्लानर या लेक्चर शेड्यूल मिल जाएगा इस महीने में। और इस महीने में आपके बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स का 1 एंड केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके लगभग निपट जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बोला फिजिक्स में 1 क्यों भाई? फिजिक्स के लेक्चर्स चैप्टर्स जो है वो थोड़ा लेंथी है, मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था जब हम कवर कर रहे थे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इट मींस हाँ तो सही है, क्या गड़बड़ है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एक बच्चा कॉन्स्टेंट लिख रहा है रॉन्ग, नाम क्या है इसका? नाम राहुल। राहुल बेटा क्या हो गया रॉन्ग? इसलिए क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? है कहीं क्वेश्चन की बात तो नहीं हो रही? बताओ यार, तो क्या क्वेश्चन सही है यार? है क्वेश्चन तो सही था, उसका मैंने आंसर भी चेक किया, तो सॉल्व नहीं करूंगा यार, उसमें रॉन्ग क्या? सॉल्व नहीं करूंगा मैं वो। ठीक है, इसलिए लेक्चर में करवाया वो पूरा सॉल्व किया है हमने। 36 पॉइंट कुछ आया था शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ठीक है, अब बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बना आई, आपने एक और नहीं बना ले आए, है ना? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मतलब है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बोले एन फैक्टर क्या होता है? क्या मिस्टेक हो गई? सही नहीं है। नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सही तो है क्या यार? कुछ मिस्टेक नहीं है भाई, मिस्टेक आपके दिमाग में होगी। एन फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एन फैक्टर हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग
क्वांटिटीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए कह लो ना, अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग तरीके से एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। एन फैक्टर और एसिड की मैं अगर बात करूं, नंबर ऑफ रिलीजेबल H पॉजिटिव आयंस, कि वो एसिड H पॉजिटिव आयंस कितने रिलीज कर सकता है ना। एसिड क्या करता है, सॉल्यूशन में अगर जाएगा तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, और बेसिस क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिलीजेबल OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, कि वो सॉल्यूशन में जाएगा तो OH नेगेटिव कितना रिलीज करेगा, बिकॉज बेसिस क्या करते हैं, OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेसिस को हम इस साइड समझ लेते हैं, है ना। ये चलो रहने दो ऐसे ही, है ना, थोड़ा इसको नीचे करना चाहूंगा मैं, इस साइड समझ लेते हैं बेसिस को, है ना। बी पार्ट है बेसिस, एन फैक्टर में आपको अलग अलग से समझाऊंगा, इसमें इतना ही रहने दो। क्या आपको नीचे कितना नीचे तक दिख रहा है, ये बेसिस यहाँ, अच्छा वहां पे काफी जगह है, वैसे यहाँ तक लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहीं पे, है ना। बी पार्ट है फॉर बेसिस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिलीजेबल, कितने OH नेगेटिव वो कंपाउंड या वो बेस रिलीज कर सकता है। हाँ ठीक है, एक लिख रहा है फॉर सॉल्ट्स, वो भी करेंगे फॉर सॉल्ट्स, इसके इन दोनों के बाद आपको फॉर सॉल्ट्स बताया जाएगा। या सॉल्ट के लिए तो बहुत आसान है, इन दोनों का थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर मैं बात करूं बिल्कुल नॉर्मल की, जैसे HNO3 H2SO4 H3PO3 PO4, ठीक है, H2SO4 मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो है, मैंने मान लिया मैंने HCl ले लिया, H2SO4 है ना, H3PO4 ये ले लिए, तो इनमें से जो होगा, जैसे इसमें एक H पॉजिटिव हट जाता है ना, अगर हम HCl के आयंस बनाए तो कैसे बनते हैं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें एक H पॉजिटिव निकल रहा है मतलब 1, इसके एन फैक्टर कितना है 1। H2SO4 में 2 होते हैं ऐसे, ठीक है, और H3PO4 में 3 होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो कोई बच्चे कहेंगे कि ये टॉपिक बहुत तेजी से हम कर रहे हैं, है ना, मतलब आज के लेक्चर में हमने ठीक स्पीड पकड़ी हुई है, इतनी ज्यादा हम पीछे नहीं चल रहे, पीपीएम पीपीबी हमने करवा लिया, नॉर्मेलिटी भी हो ही जाएगी, है ना। तो आज का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का होगा, ठीक है, बिकॉज नहीं 45 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। नॉर्मेलिटी के कई सारे केसेस होते हैं जो पढ़ाने होते हैं, ठीक है। जैसे मोलैरिटी के केसेस पढ़े थे ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, है ना, इसमें वैसे केसेस होते हैं, तो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो HCl में 1, H2SO4 में 2, H3PO4 में 3, और कुछ लिखना तो लिख दो, है ना। एक होता है H3PO3, अच्छा ये स्ट्रक्चर पे भी होता है, ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है कि कौन सा उसको पहले निकाल देगा, कौन सा स्ट्रक्चर उसको H पॉजिटिव को पहले रिलीज करवा देगा। अभी ऑर्गेनिक का माल करता है ना, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं H3PO3 और H3PO2 के बारे में, है ना, H3PO3 H3PO2, तो ये आपको याद रख लेना है, H3PO3 H3PO2, इनका आपको याद रखना, और ये स्पेशल केसेस के लिए याद रखना, ना आपको पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर के कारण, बिकॉज स्ट्रक्चर आपका इसमें हम पढ़ाएंगे नहीं, ऑर्गेनिक में होता है सारा, है ना। स्ट्रक्चर के कारण 3 में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो रिलीज हो सकते हैं, बाकी एक आपका रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक आपका O इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, POH अलग ना, एक O और वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे होता है H3PO2 में होता है 1, है ना। तो अब ऐसे याद रख लो कि H3PO4 है ना, जब भी H3PO4, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 2 था यहाँ पे आया 1, ऐसे आप याद रख लो। बाकी H3 वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले 2, ठीक है। फिर बेसिस का भी ऐसे ही है, बेसिस का भी सिंपल है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट NaOH, ठीक है, Al2SO4 नहीं तो सल्फेट हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, इसमें देखो OH नेगेटिव एक ही निकलता है तो 1, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कोई और एग्जांपल बता देता हूँ बढ़िया इसके,
NaOH हो गया, AlOH3 हो गया, BaOH2 हो गया, मतलब आपको सबका पता ही है ना। देखो BaOH ट्वाइस, देखो इसमें 2 निकलेंगे तो 2 आ गया, NaOH तो हमने लिख दिया, AlOH थ्राइस, तो इसमें 3 हो जाता है एन फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जितने H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं एसिड की बेसिसिटी और बेसिस की एसिडिसिटी, ठीक है। बेसिस के लिए एसिडिसिटी एंड एसिड्स के लिए बेसिसिटी। तो ये हो गया एन फैक्टर की कहानी। अब बोले फॉर सॉल्ट्स, नीचे है क्या जगह, फॉर सॉल्ट्स नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कोई भी एक नंबर अगर आप काउंट कर लोगे वो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस बनता है, तो Na प्लस या Cl माइनस। अब आपको नेगेटिव गिनना है और पॉजिटिव गिनना है। नेगेटिव कितना, एक आयन, पॉजिटिव कितना, एक आयन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी, सॉरी इसका एन फैक्टर कितना, 1, बिकॉज इसमें पॉजिटिव आयन एक है, नेगेटिव भी एक है ना। और का मतलब क्या है, पॉजिटिव गिन लो या नेगेटिव गिन लो तो एक आएगा। अगर मैं बात करूं और कौन से सॉल्ट आप ले सकते हो, ठीक है। NaCl इसका मतलब मेन एग्जांपल सॉल्ट्स में आता है। और जिंक सल्फेट ले लो, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। जिंक सल्फेट आ जाएगा क्या, नहीं वो तो उसमें आ गया नाइट्रोजन। जिंक सल्फेट ले लो, मतलब कोई भी आप बेरियम क्लोराइड ले लो, BaCl2 है ना, BaCl2 ले लो। जैसे इफ आई से अबाउट BaCl2, इसको मैंने आपको बताया आपको कैसे ब्रेक करना होता है ना। इसके आगे वाला नंबर इसके पीछे लिख दो और उसके आगे वाला नंबर इसके चार्ज पे चढ़ा दो, तो Ba2 प्लस, इसके आगे वाला नंबर इसके साथ लिख दो और इसके पीछे वाला नंबर, इसके आगे वाला नंबर उसके चार्ज पे चढ़ा दो, Cl माइनस। देखो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 2, पॉजिटिव कितना हो गया 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। ये सही है। तो बस इस तरह से आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एन फैक्टर आपने जब कैलकुलेट कर लिया, इसको हम पूरे को फिर इसमें पुट कर देते हैं, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1, तो इसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी यानी सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लो मिलीलीटर में है तो पहले मैं मिलीलीटर का लिख देता हूँ, बाकी लीटर वाला मैं केस कहाँ पे लिखूंगा, जब हम S³ नंबर 9 लिखेंगे, ठीक है। अभी आप समझिए पहले, है ना। ये हो गया। अब आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप ये लिखोगे, है ना, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसकी जगह आप क्या लिखोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बिकॉज इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 3। ये है आपका मिलीलीटर में वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इसमें है, मिलीलीटर में है। ये आपका फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी का। इसको अगर आप और अरेंज करें, क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आ जाएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल की बात कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट मास किसका चाहिए था, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर 8 टू 10 टू द पावर 3। और आपको पता है ये फॉर्मूला किस चीज का है, मोलैरिटी का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू एन फैक्टर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए नॉर्मेलिटी का, बाकी सब मेथड की जगह ये वाला प्रेफर करें, बिकॉज ये आपको ज्यादातर याद रह जाता है, बाकी नहीं रहते। इसकी आप जल्दी से एक बार फोटो खींच लो या नोट कर लो। नोट करने का टाइम दिया तो भाई नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। जल्दी कर लो, फिर आपको एन फैक्टर का कोई और एग्जांपल भी देता हूँ, मतलब बढ़िया वाला एग्जांपल, डबल सॉल्ट। अब आपने मतलब मान लो पढ़ा नहीं है ना डबल सॉल्ट पॉलिनेशन कंपाउंड्स में, फिर भी आपको वो एग्जांपल देता हूँ उसका।
गया। हाँ तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। नोट कर लिया क्या? नोटेड लिखो यार, इतना क्या टाइम लगा रहे हो यार? एक लिख रहा है नोट करने का टाइम 2। लो भाई नोट कर लो तुम, नोट ही कर लो भाई। हम पढ़ेंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे, पंचवर्षीय योजना बना लेंगे इसको है। 5 वर्ष में नीट क्लियर, 5 वर्ष में जेई क्लियर। जल्दी करो। क्या यार बच्चा वाली बातें कर रहे हो? आर यू अ किड? किडो हैं? हो गया? हो गया क्या? हेलो हेलो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। चलिए, ऊपर से रब कर रहा हूँ यार, बच्चों की तरह कर रहे हो तुम, जैसे छोटी क्लास में करते नहीं थे बच्चे, है ना? हाँ सर ऊपर वाला हो गया, बाकी नीचे वाला रखना, नीचे वाला रब ना करना। अभी नीचे वाला रख दिया हमने, ऊपर वाला कर लिया हमने। हाँ हाँ देखो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। हमने ऊपर वाला नोट कर लिया, नीचे वाला नोट नहीं कर पाए अभी हम। बस वो कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं। देखो पहले ये नोट करना, फिर एन फैक्टर के बारे में नोट करना, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर ये लिखना, ठीक है? हाँ यहाँ तक सबने लिख लिया होगा, आई होप सो। नहीं लिखा तो आप जरूरी थोड़ी लाइव में पकड़ के बैठा है, थोड़ा पीछे कर लो उसको। लाइव में भी वो सुविधा तो होती है ना पीछे करने की, कर लो थोड़ा सा 2x में देख के फिर से दौरान लाइव तक आ जा, ठीक है? हाँ देखो अब आगे हम कर रहे हैं एस क्यूब नंबर 9। चलो पहले आपको नॉर्मलिटी के केसेस भी पढ़ा देता हूँ, फिर एक ही साथ एस क्यूब दूंगा, बिकॉज जितने ज्यादा कम एस क्यूब होंगे उतने ज्यादा हम लोग बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। एस क्यूब का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे एस क्यूब नंबर 1 2 3 एक पॉइंट बताया तो उसको भी एस क्यूब नंबर 1, दूसरा बताया उसको एस क्यूब नंबर 2 ना, ऐसे नहीं। तो पूरा आपको एक समरी, मतलब जैसे मैंने आज क्या पढ़ाया नॉर्मलिटी एंड पीपीएम पीपीवी, उसको मैं एक पेज पे लिख दूंगा। उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था मोलैरिटी मोलैलिटी, उसको मैंने एक साथ लिख दिया। स्ट्रेंथ मैंने बिल्कुल अलग लिखा है, ठीक है? तो इस तरह से। हाँ पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, तो मैंने आपको सारे मास बाय मास परसेंट वगैरह अलग अलग नहीं एक ही साथ लिख देने चाहिए थे, तो मैंने अलग अलग लिख दिए थे, कोई बात नहीं। देखो एक्सपीरियंस से बनता है। देखो इसी बात के ऊपर हमने आपको मतलब मैंने बोला था ये लिखना, तो आई होप सो आपने ये भी नोट कर लिया होगा। तो थोड़ा ही देखो, ये आपको याद रखना है, ये आपको केसेस याद रखने हैं, है ना? अब एक हम और देखते हैं, एन फैक्टर का, है ना? लेट्स से मैंने बोला क्वेश्चन में फाइंड द एन फैक्टर ऑफ, ये पी वाई क्यू है, पोटैश एलम। पोटैश एलम, बोले पोटैश एलम क्या होता है? मेरे को पता, आपको नहीं पता होगा बिकॉज ये अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, ये आपका है पोटैश एलम एंड 24H2O भी है साथ में। देखो इसको आपको लिखना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हम वाटर है उसको अगर हम उसके आयंस कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज पानी को पानी में डालोगे तो वो आयंस क्या ही मतलब क्यों ही कैलकुलेट करेंगे हम, है ना? ठीक है, बिकॉज आपको आयंस कैलकुलेट करने होते हैं। देखो कैसे करेंगे, K+2 बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, ऐसा है ना? हाँ तो देखो नीचे वाला नंबर इसके साथ लिख दो और ये चार्ज पॉजिटिव, प्लस SO4 इसके साथ वाला नंबर इसके ऊपर चार्ज 2 माइनस, प्लस Al2SO4 थ्राइस है, मतलब Al के नीचे वाला नंबर इसके साथ और ऊपर 3 प्लस, प्लस SO4 के नीचे वाला नंबर SO4 के साथ और ऊपर दूसरे के नीचे नंबर लिखा हुआ है वो नेगेटिव में, ये आपके पास आएगा। अब देखो टोटल नेगेटिव चार्ज आपके पास कितने हैं, है ना? एक मिनट, 2 2 4, हाँ एक पे ये ना, एक पे देखो 2 नेगेटिव ये हो गया और 3 2 6 नेगेटिव ये हो गए, तो टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 6 + 2, इसके ऊपर 6 होगा ना, बिकॉज एक के ऊपर 2 है, 3 है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है मतलब 8। और टोटल पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो 2 पॉजिटिव यहाँ पे और 2 से 6 पॉजिटिव यहाँ पे, तो आप देख सकते हो टोटल नेगेटिव या टोटल पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू 8। तो यही आपका क्या है, एन फैक्टर, ये आपका क्या है, एन फैक्टर, ठीक है? 8 इज द एन फैक्टर ऑफ पोटैश एलम। और ये पीवाई क्यू था फॉर ईयर हमने नहीं लिखा, पर ये पीवाई क्यू में आया हुआ है, ठीक है? ये पीवाई क्यू में आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, केस ऑफ डाइल्यूशन। देखो थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी जैसे मोलैरिटी में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको मोलैरिटी में करवाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही केसेस हैं, है ना? बिल्कुल वही केसेस हैं, ठीक है? बिल्कुल वो केसेस हैं। पर मोलैरिटी में हम कोई जनरल चीजें मिक्स कर रहे थे, जनरल चीजें, ठीक है? मोलैरिटी में हम क्या कर रहे थे, जनरल चीजों को मिक्स कर रहे थे। उसमें हमने लिखा है 1v1 = m2v2। इसमें हम या एसिड को मिक्स कर रहे हैं, एसिड बेस को मिक्स कर रहे हैं, बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये है इस केस में,
ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का तो बिल्कुल सेम है, डाइल्यूशन का बिल्कुल सेम है, N1V1 is equal to N2V2। प्रूफ इन मोलैरिटी लेक्चर, मोलैरिटी हमने की थी लेक्चर नंबर 2, है ना, उसी में की थी मोलैरिटी। चेक भी कर लेता हूँ एक बार, ये सारी चीजें मैंने कौन से लेक्चर में करवाई है। अच्छा, बहन का मैसेज आया, प्लीज करके मतलब रिव्यू करके बताओ कौन सा लो, पता नहीं क्या क्या लेगी ये, बाद में लिखूंगा इसको। हाँ, तो मैं लेक्चर नंबर 2 के नोट्स खोलने हैं, कहाँ है। अच्छा देखो, मैं आपको दो तरह के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक आपको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक आपको मैं जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ा हूँ वैसे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2। हाँ, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था लेक्चर 2 में, एंड हमने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़ी थी, तो हाँ उसी में आप देख सकते हैं इसका प्रूफ भी हमने किया हुआ है, इसका प्रूफ भी हमने उसी, हाँ वो लिख रहे हैं लेक्चर 2 ही है बेटा, 2 ही है, 2 ही है, हाँ 2 ही नहीं 2 ही है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में इसका प्रूफ हमने दिया हुआ है। फिर हमने पढ़ा था, अच्छा बेस प्लस बेस अगर आप कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था, कोई दो चीजें मिक्स कर रहे हो, मतलब तीसरा सॉल्यूशन तो बना रहे हो पर वो दो सेम चीजों को मिक्स करके बना रहे हो, उसमें मोलैरिटी का क्या रिलेशन था, जल्दी लिखो। उसमें मोलैरिटी का, देखो मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, बहुत कह बहुत तेज बोल रहे हो भाई, लाइव में भी इतना तेज लग रहा है तो क्या करेंगे, तो मेरी थोड़ी यार तो आदत है, मैं 2x पे ही सुनता हूँ, 2x पे ही बोलता हूँ, ठीक है, तो क्या धीरे बोलते हैं। हाँ, तो हमने मोलैरिटी में पढ़ा था कि जब हम किसी दो सेम चीजों को मिक्स कर रहे होते हैं और उसी का दोबारा से सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो सेम चीजों को मिक्स करके, सेम चीजों का मतलब जिसमें मोल अलग अलग हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग, मतलब मोल अलग अलग है पर है वो सेम ही कंपाउंड का सॉल्यूशन, उसको हमने दो मिक्स कर दिए, तीसरा बना दिया उसी कंपाउंड का सॉल्यूशन, उसमें हम क्या रिलेशन लिखते थे, कहने का मेरा मतलब ये है। हाँ बिल्कुल, वो लिखो कमेंट में, सही है सही है सही है, बहुत याद है यार बच्चों को, मतलब लेक्चर 2 की चीज याद है, लेक्चर 4 में तो बढ़िया है ना। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, तो हम बेस या बेस ऐड कर रहे हैं या एसिड प्लस एसिड ऐड कर रहे हैं, दोनों है तो सेम चीज, इसमें भी सेम ही आएगा। N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, बिकॉज देखो इसमें भी मोल तो कंजर्व रहेंगे ना, मोल कंजर्व, यहाँ पे मोल कंजर्व, ठीक है, ये हो गया एसिड बेस या बेस प्लस बेस, ठीक है। अब इसमें आपको एक केस और पढ़ना है, वो आप जस्ट रिमेंबर कर लो, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या केस है, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन के बाद, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन जब आप करोगे आप दो चीजों को ऐड करोगे, है ना, एक होगा एसिड एक होगा बेस, है ना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका आपको N3V3 मिलेगा, बिकॉज एसिड बेस जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ चीज सॉल्ट बन जाएगी, है ना, सॉल्ट बन जाएगी तो हमने उसको माइनस कर दिया, इसलिए माइनस लगा दिया, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ये भी आपका प्रूफ है, इसका आपको प्रूफ की नीड है, तो ये आपको N1V1 माइनस N2V2 लिख लो यार प्रूफ, ये मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को रियलाइज हो रहा है। हाँ देखो लिख भी रहे हैं बच्चे प्रूफ, तो प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, N1V1 minus N2V2 is equal to N3V3, you will use this when there is neutralization। देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, बदतमीज एसिड प्लस बेस को कहते हैं, डाउट ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए इस बच्चे को, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम एसक्यू नंबर 9 लिखते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ कल से, हाँ यस पता नहीं ना यार कल हम आएंगे लाइव कि नहीं, कल कौन से सब्जेक्ट का लाइव होगा, है ना, इस मैंने आपको क्या कहा, इस वीक में आपका शेड्यूल आ जाएगा कौन से लेक्चर का लाइव, मतलब कौन से सब्जेक्ट का लाइव होगा, ठीक है, कौन से दिन, ठीक है, तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, आई होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखो अब मैं मिटा भी बड़ी कम स्पीड में रहा हूँ, तो मैं ऐसे मिटा देता था जल्दी से, 1 मिनट लगाता भाई, 1 मिनट लगाता था, है ना। चलो अब हम करते हैं अगला टॉपिक, तो नहीं बल्कि एसक्यू नंबर 9, एसक्यू अगर 9 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ S3, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 9, क्या ये सही कहा, तो 3 का क्यूब इज 27, ठीक है। हाँ तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, ये आपको आज का लेक्चर का रिवीजन भी है और ये एस क्यूब भी है, तो एस क्यूब की मैंने आपको क्या कहा था, अलग से कॉपी बना लेना, है ना। पीपीएम के बारे में पढ़ा था, पीपीएम इज इक्वल टू गिवन मास, क्या बोल रहा हूँ मैं, W सोल्यूट
अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 3 की जगह 6 सॉरी, दैट इज इक्वल टू W बाय W परसेंट इनटू 10 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू PPB डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, है ना। PPB के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9, that is equal to W by W percent into 10 to the power 7, that is equal to ppm multiply by 10 to the power 3। तो इन दोनों को भी हमने एक दूसरे के फॉर्म में लिख दिया। और हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ और इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं, है ना। कैपिटल N is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter, ठीक है। That is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in milliliter into 10 to the power 3, that is equal to, फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी, ये भी लिख देता हूं मैं, ये भी लिख देता हूं, दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अच्छा, इसमें इसको पुट कर लो, दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 10 टू द पावर 3। अब मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इक्विवेलेंट मास के बारे में हमने क्या लिखा था, इट इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास पुश कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एक मिनट, सही चल रहा है ना आज का, हाँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने इसको रीअरेंज कर लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 10 टू द पावर 3, दैट इज मोलैरिटी। तो कैपिटल M इनटू n फैक्टर। फिर हमने पढ़ा था n फैक्टर के बारे में, n फैक्टर एसिड के लिए पढ़ा था H पॉजिटिव रिलीजेबल, कितने H पॉजिटिव रिलीजेबल हैं। बेस के लिए पढ़ा था OH नेगेटिव रिलीजेबल, एंड सॉल्ट के लिए पढ़ा था टोटल पॉजिटिव आयंस, जैसे याद रख लो, और टोटल नेगेटिव आयंस। फिर हमने इसमें एक्सेप्शन पढ़ा था, एक H3PO4 का है 3, H3PO2 का है 1, H3PO3 का है 2। ये आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शन इसमें पहला वाला एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन कोई भी नहीं है, बट आपको बिकॉज आपको सबका स्ट्रक्चर तो याद नहीं होगा ना, तो इसलिए मैंने इनका सबका अलग लिख दिया, इन सबका n फैक्टर, ठीक है। और पोटेशियम का हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा अभी तक, है ना। फिर और आपने क्या पढ़ा, फॉर डाइल्यूशन यू रेड दैट N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये यूज कर लेना। फॉर एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। फॉर एसिड प्लस बेस, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ये आपने कई सारे फॉर्मूले हमने आज के दिन में देखे हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लो और इसको आप डब्बे में बंद करके लिख लो, डब्बे में बंद कर लो, पता होना चाहिए। देखो, आप एस क्यूब को ऐसा भी कर सकते हो कि अलग कॉपी निकालो, अलग कॉपी लगा लो, है ना। ये चीजें आप नॉर्मल कॉपी में तो लिखोगे ही, पर अलग कॉपी में भी लिख लो। अलग कॉपी में सिर्फ एस क्यूब लिखना, नॉर्मल में आप बाकी थ्योरी और प्रूफ वगैरह सब लिखो, ठीक है। तो आपका एस क्यूब नंबर 9 है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना। और एक चीज और, है ना, इसमें जो मेजर फॉर्मूला है ना, वो मैं अलग से लिख रहा हूँ, कैपिटल N इज इक्वल टू M इंटू N फैक्टर, इसको मैंने अलग से लिखा है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इसमें मैंने आपको क्या एक अलग से लिखना था, है ना, कि n फैक्टर के बारे में, इक्विवेलेंट मास के बारे में, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट के बारे में, और मुझे आपको एक और चीज बतानी थी। हाँ देखो ये हो गया मोल, ठीक है, इसमें भी आप वही चीज कह सकते हो ना, देखो N1V1, इसमें भी आप वो चीज कह सकते हो, N1V1 इज इक्वल टू मोल, N2V2 इज इक्वल टू मोल, ठीक है। तो N की वैल्यू इज इक्वल टू N1V1 या N इंटू V, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर, सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, इसको नोट कर लो जल्दी से, और या तो स्क्रीनशॉट खींच लो, जल्दी खींचो। देखो भाई क्लास का खत्म होने का टाइम आ गया है, 1 घंटे की होगी ना क्लास, है ना, तो जल्दी से वो करो। अगले लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी कवर करेंगे, ठीक है भाई, अगले लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी कवर करेंगे, सॉल्युबिलिटी। और एक क्वेश्चन लिख लो, पहले इसको सॉल्व करो, एक क्वेश्चन पे हम करते हैं। कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, नोटेड 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 नोटेड, ओके। देखो साथ साथ में नोट कर लिया करो यार, है ना, बिकॉज इतना टाइम थोड़ी हमारे पास कि हम आपको नोट करने का भी टाइम दें, लिखें भी, डीपीपी भी बनाए हैं, तो वो तो चलो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक टाइम है तब तक कर रहा हूँ, जब तक जान है तब तक करेंगे, है ना। वो हाँ, डीपीपी को अगर आप सॉल्व करें ना तो मतलब बढ़िया रहेगा आपके लिए, जैसे अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो भी क्या ही है, मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। अगर आप किसी और बुक से कर रहे हो प्रैक्टिस, कोई आपने बुक ले रखी है बढ़िया, हाँ मॉड्यूल ले रखा है किसी जगह का, तो आप वो भी कर सकते हो, पर डीपीपी में मतलब आपको वही टॉपिक हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर 4 में आज आपको डीपीपी मिलेगी, टुडे यू हैव टू सॉल्व डीपीपी नंबर 2, उसमें मैंने वही टॉपिक डाले जो मैंने आज पढ़ा दिए या पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तक। फिर हमें और एक क्वेश्चन लिखो, जैसे फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर H3PO3, ये आपका PYQ है। सॉल्व करो इसको, कैसे करना, सॉल्व करके जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर बताओ। आसान है, काफी आसान है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन भी दे देता हूँ चाहे। ए ऑप्शन इज 0.9 नॉर्मल, बी ऑप्शन इज 0.6 नॉर्मल, सी ऑप्शन इज 0.3 नॉर्मल, डी ऑप्शन इज 1.2 नॉर्मल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी। सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर की छड़ी लग गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा कैपिटल N इज इक्वल टू M, जो आपको दी हुई है, इनटू n फैक्टर, मतलब आपको सिंपल इसमें क्या निकालना है, n फैक्टर निकालना है, और ये p भाई तुम्हें दिया हुआ है। n फैक्टर क्या होता है, H3PO3 का। हमने पढ़ा है कि H3POX है ना, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, है ना। n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो 0.3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.6 नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। 0.6 नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस आपके डीपीपी में आपको दिए हुए हैं, रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी भी काफी क्वेश्चंस हैं, और रिलेटेड टू मोलैरिटी, पिछले सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, उन सब के भी क्वेश्चन हैं। डीपीपी 1 का सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर के मतलब इस लाइव के बाद आपको मतलब 1-2 दिन में मिल जाएगा यार। पहले आप खुद तो सॉल्व करो, है ना। बायो का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ वो वाला मैं लेक्चर 2 के पहले रिकॉर्ड कर लूंगा, लेक्चर 2 मतलब लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 4 से पहले लेक्चर 5 या 6 से पहले रिकॉर्ड कर लूंगा, अगले डीपीपी आने से पहले रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉल्यूशंस चैप्टर, जो कि हम बहुत आसानी से नहीं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम।